नमस्कार, सुप्रभात। आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। इस साल बजट के ठीक 3 दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जा रहा है। आपको बता दें, गुरुवार को इकोनॉमिक सर्वे पेश होगा, जिसमें सरकार मौजूदा वित्तीय वर्षों का लेखा जोखा जो है वो रखेगी। संसद बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी 2026 से हो गई है, जो 2 अप्रैल तक चलेगा। आपको बता दें, बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो गई थी। 1 फरवरी 2026 को आम बजट जो है वो पेश किया जाएगा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब रविवार को पहली बार बजट जो है वो पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 9वां बजट जो है वो पेश करेंगे। बजट पेश होने से पहले इकोनॉमिक सर्वे 2026 भी पेश किया जाएगा। आमतौर पर हर साल इकोनॉमिक सर्वे बजट के ठीक 1 दिन पहले पेश होता है, लेकिन इस बार बजट पेश होने से 3 दिन पहले ही इसे पेश किया जा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण को बजट का एक प्रस्तावना माना जाता है। आपको बता दें कि आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे सरकार की एक आर्थिक रिपोर्ट होती है, जिसमें देश की आर्थिक स्थिति, चुनौतियों और आगे की दिशा के बारे में जो है विस्तार से आकलन किया जा सकता है। इसमें विकास के संकेतों, महंगाई के अनुमान और देश की नौकरियां, व्यापार और वित्तीय सेहत के बारे में जो है जानकारी साझा की जाती है। इसे हर साल आपको बता दें, केंद्रीय वित्त मंत्रालय की टीम जो है वो तैयार करती है, जो यह तय करता है कि सरकार आने वाले वित्त वर्ष में किन चुनौतियों से लड़ने की तैयारी कर रही है। आर्थिक सर्वेक्षण से बजट का बेसलाइन और रोड मैप जो है वो भी दिखाई देता है। इससे मौजूदा वित्तीय वर्ष की जीडीपी ग्रोथ, महंगाई, रोजगार निर्णय, अर्थात राजकोषित स्थिर अलग अलग सेक्टर यानी कि चाहे कृषि हो, उद्योग हो, सेवाएं हो यानी कि सर्विस सेक्टर हो, की हालात की पूरी जानकारी जो है वो होती है। ये सर्वे ऐसे समय पर आ रहा है जब भारतीय अर्थव्यवस्था कई बाहरी दबावों का सामना कर रही है। अर्थशास्त्रियों और नीति विश्लेषकों की नजर में इस दस्तावेज पर इसलिए रहती है क्योंकि ये पिछले एक के साल के प्रदर्शन का बारीकी से मूल्यांकन के साथ साथ आने वाले समय के लिए विकास की संभावनाएं और नीतिगत प्राथमिकताओं का भी संकेत देता है। तो संभल में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक नवाब इकबाल महमूद ने शंकराचार्य प्रकरण और यूजीसी मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। आपको बता दें कि मियां सराय स्थित आवास पर उन्होंने कहा है कि अब तक निशाने पर मुसलमान थे, अब शंकराचार्य जैसे सम्मानित संत भी प्रशासनिक कार्रवाई का शिकार हो रहे हैं। शंकराचार्य से डिग्री और पहचान पूछने को उन्होंने लोकतंत्र का अपमान बताया है और प्रधानमंत्री की डिग्री का सवाल उठाया है। नवाब इकबाल महमूद ने कहा कि शंकराचार्य को प्रशासन परेशान करना, माफ कीजिए, जनता के रोष को बढ़ाएगा और इसका असर सीधे 2027 के चुनावों में साफ दिखेगा। यूजीसी मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जब व्यापक विरोध है तो सुधार जरूरी है और वे जनता के साथ खड़े हैं। संभल से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक नवाब इकबाल महमूद ने शंकराचार्य प्रकरण और यूजीसी मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। इस दौरान उनका लहजा, तख्त और शब्दों में आग भी जो है देखने को मिली। उन्होंने कहा कि अब तक तो यही समझा जाता था कि मुख्यमंत्री के निशाने पर सिर्फ मुसलमान हैं, लेकिन अब तो शंकराचार्य जैसे सम्मानित संत भी इनके निशाने पर आ गए। ये हालत देश को किस दिशा में ले जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। संभल के मियां सराय स्थित अपने आवास पर उन्होंने और कुछ कहा, आपको सुना। हम तो ये समझ रहे थे कैसे हम ही लोग रह गए मुसलमान, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निशाने पर है, मगर अब शंकराचार्य जैसे लोग भी उनके निशाने पर आ गए। क्या होगा इस देश का? उनसे ये कहा जा रहा है कि अपने आप पहचान बताइए, आपको कैसे डिग्री मिल गई। वो पहले अपनी डिग्री दिखाए तो वो कैसे बन गए। प्रधानमंत्री की डिग्री तो आज तक न दिखाई गई। कितने लोगों ने किस पार्टी ने नहीं मांग लिया उनसे आज तक नहीं दिखाई गई। इनसे आप डिग्री मांगना पूछ रहे हैं। इतने सम्मानित शंकराचार्य थे, इस तरह का बिहेव करना, प्रशासन का बिहेव करना, क्या ये उचित लगता है? या उनको ही मुसलमानों को में काउंट करने लगे आप? देश के 70% जनता उनको मानती है, उनकी बातों को सुनती है, उस पर अमल करती है। अब आप उनको ही परेशान करने लगे।
क्या मकसद है आपका? अरे देश वालों को शांति से रहने दो, जो जिसका काम है वो करे। आप मुख्यमंत्री हो गए, आप मुख्यमंत्री का दायित्व निभाइए। शंकराचार्य जो हैं वो आपके पाबंद नहीं है, स्नान करने को रोक, उनके साथ आपका प्रशासन इतना अत्याचार कर रहा है, चोटी पकड़ के खींच रहा है, बड़े शर्म की बात है। अब वो पुराना जमाना नहीं रहा, दुनिया देख रही है क्या हो रहा है। यहाँ की एक एक खबरें जो हैं उसी पर दुनिया देख रही थी जिस पर कोई इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो सोचिए, विचार करिए, आप बहुत बड़े पद पर बैठे हुए हैं, तो ये आपके पद के अनुकूल है जो आप करवा रहे हैं? अब हद तो ये हो गई कि प्रदेश के पीसीएस अधिकारी तक आपकी इस बात को लेकर नाराज हैं, इस्तीफा दे रहे हैं अपने पद से। क्या हो रहा है ये? सिटी मजिस्ट्रेट बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने भी इस्तीफा दिया। उन्होंने भी शंकराचार्य को लेकर कहा है और शंकराचार्य मामले में को लेकर और यूजीसी बिल को लेकर उन्होंने जो है इस्तीफा दिया है। उस पर बड़ी राजनीति हो रही है। राजनीति नहीं, उनका गुस्सा है, उन्हें कष्ट हुआ इन चीजों का। जो जिसको मानता है उसके गुरु के ऊपर कोई हमला हो तो क्या औचित्य है फिर? सिवाय इसके कि अपने पद को छोड़ दो, चले जाओ। भाई वो पढ़ा लिखा आदमी, पीसीएस है आदमी, उसने कुछ सोचा तो होगा ना। लेकिन आपको सिर्फ पंडित ही मिले, पहले रुपये का पंडितों के साथ विचार कर चुके आप, एनकाउंटर कर चुके उनके। अगर कहीं वो मीटिंग कर लें तो उनको आप शो कॉज नोटिस भी दे देते हो। अपने अंदर सुधार लाइए, अपने विधायकों को खुश रखिए। शंकराचार्य को नाराज करोगे तो जनता के अंदर तो फिर रोष हो गई, गुस्सा आ गई, और उस गुस्से का इस्तेमाल कहाँ करना है उन्हें वह अच्छी तरह जानते हैं। तो यूजीसी एक्ट के प्रस्तावित संशोधन को लेकर देश भर में विरोध तेज होता जा रहा है। छात्र, अभिभावक और अब अधिवक्ता भी खुलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रतापगढ़ कचहरी में अधिवक्ताओं ने यूजीसी एक्ट को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। अधिवक्ताओं ने इस कानून को सबसे घटिया कानून करार देते हुए कहा कि यह शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ है। उनका आरोप है कि ये एक एक्ट जो है वो छात्र, सामाजिक न्याय और हितों को नुकसान पहुंचाएगा। अधिवक्ताओं ने बातचीत के दौरान मोदी सरकार के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि जिस तरह बीपी मंडल को हटाया गया था उसी तरह डबल इंजन की सरकार को भी सत्ता से हटाया जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। यूजीसी एक्ट प्रस्तावित संशोधन को लेकर पूरे देश में विरोध देखने को मिल रहा है। सरकार जिसे भविष्य बता रही है, वहीं पर छात्र इसे और अभिभावक इसे भविष्य का हमला बता रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग बातचीत करने के लिए, जो विद्वान वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग जिसे कहा जाता है, अधिवक्ता साथी हैं, जिनसे बात करेंगे कि यूजीसी एक्ट को लेकर क्या चल रहा है। पूरे देश में विरोध देखने को मिल रहा है। यूजीसी एक्ट आने से पूरा सवर्ण वर्ग जितना है सब भयभीत है। उसमें ऐसा नहीं है कि सामान्य वर्ग में मुसलमान मिले, मुसलमान से लेके हिंदू तक सब भयभीत है कि इस कानून की कोई आवश्यकता नहीं थी इस देश में। इस समय सैकड़ों ऐसे समस्याएं हैं जिससे जूझ रहा है देश। उस चीज पर ध्यान देना चाहिए। इस यूजीसी से क्या मतलब है? अरे मतलब इतनी चीजें हैं उसमें, आपने आरक्षण बना दिया, आपने हरिजन एक्ट बना दिया, आपने मंडल आयोग लागू कर दिया। इसकी आवश्यकता क्या है? यदि आदमी इतना ही कमजोर है, इतने ही लोग कमजोर हैं कि उनको नहीं उठाया जा सकता है, तभी तो ये लाया गया। और ऐसे व्यक्ति को फिर उठाने की जरूरत क्या है जो इतने दबे कुचले लोग हैं? आपके पास इस देश में इतना टैलेंट है कि अमेरिका इस टैलेंट से चल रहा है, इस टैलेंट से जर्मनी और जापान चल रहे हैं। ना हो क्या कह रहे हैं? विनाश हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। यूजीसी में क्या होना चाहिए? इस एक्ट सबका विकास नहीं है, उनकी कथनी करनी में बहुत अंतर है। वो कहते कुछ है, करते कुछ हैं।
जो सोचा गया था उसके विपरीत काम कर रहे हैं वो। अभी तक हिंदू मुस्लिम बांट रहे थे, अब हमारे सनातनियों हिंदुओं बांट रहे हैं। हम जहां से हमारी ओरिजिन होती शिक्षा की, वहीं पे लाठी चलवाएंगे, भेदभाव कर दे रहे हैं, भाई भाई बंधुओं को बांट दे रहे हैं। आगे आने वाला भविष्य बहुत कुछ अच्छा नहीं है, ये इनके लिए घातक है, इनको इसका परिणाम मिलेगा। यूजीसी की जरूरत क्या थी? यूजीसी लाने की जरूरत क्या थी? जब सीधे चल रहा था, देश चल रहा था, सब लोग आराम से रह रहे थे, इसको लाने की क्या जरूरत थी? इसको लाके एक काला कानून बना रहे हैं और हम लोगों का सवर्णों का टोटल विनाश कर रहे हैं। इसका हम पूरा विरोध करेंगे और जड़ से इसको लागू करने वाले को खत्म करके उखाड़ फेंकेंगे, ये हम लोगों का दृढ़ संकल्प। जी आप क्या? यूजीसी एक्ट जो 2012 में आया हुआ था, उसमें अमेंडमेंट था, पहले ही 2006 को अमेंडमेंट कर 2012 में लाया गया था। क्या हमारे समानता का अधिकार आर्टिकल 14 लेके 19 से जो समानता का अधिकार है, क्या उसमें सवर्णों का समानता नहीं है? ओबीसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कहां से होता है? ओबीसी आज आरक्षण पाके आगे बढ़ चुका है, भाई किसी को तो निकालो कि सबका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। क्या 15% सवर्णों का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता? क्या आप जेएनयू की दीवारों पे देखो क्या लिखा रहता है, ठाकुर बनिया ब्राह्मण छोड़ो, कहीं आपने कभी देखा? सुदामा कोटा भी एक वीडियो वायरल हुआ था कि उसमें कहा गया ब्राह्मणों को, वहाँ यूनिवर्सिटी के सोशल मीडिया पे ही वायरल हुआ था कि सुदामा कोटा और इस तरह की जो बातें लिखी जा रही हैं और यूजीसी एक्ट में प्रस्तावित किया जा रहा है, जो संशोधन किया गया है, इसको विरोध ही देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो भविष्य बता रही है और छात्र उस पे जो है कह रहे हैं भविष्य खतरे में है हम लोगों का, तो इसको किस तरह देखिए? भाई सुदामा कोटा किसी सवर्ण ने कभी आंदोलन नहीं किया हमको चाहिए। सवर्ण तो हरदम से कहता आता है यार मेरिट पे बात करो। सवर्ण ही एक ऐसा तथ्य है जो बोलता है मेरिट पे बात करो। हम मेरिट की बात करते हैं, हम किसी अन्य चीजों की बात नहीं करते। मेरिट तुम में है, तुम आओ, हम में है, हम 40 वाले नहीं है, हम 99 वाले हैं। हम -40 वाले नहीं है, -40 करके हम एमबीबीएस बन जाएंगे। हम 99 ला के सिलेक्शन लेते हैं। जिनको आरक्षण दिया जा रहा है उनको उसी तरह का स्कूल मिलना चाहिए, उनको उसी तरह के डॉक्टर मिलने चाहिए, उनको उसी तरह का अध्यापक मिलने चाहिए। उनको हमारे माने कोई जरूरत नहीं है। राज्य एवं केंद्र की सरकार डबल इंजन की सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। सबका विनाश की सरकार हो रही है, डबल इंजन की सरकार नहीं, विनाश की सरकार है। हमारा नौजवान, जब हमारा देश का पूरी दुनिया में ये शिक्षा की व्यवस्था, यूजीसी और सब में शिक्षा की व्यवस्था में फीस तो कम नहीं कर पा रहे हैं कि सारे बच्चे हमारे विदेशों में पढ़ने के लिए भागे जा रहे हैं। और अगर आपने कमेटी बनाई है तो उस कमेटी में समानों को क्यों नहीं रखा है? ये कैसी पार्शियलिटी आप बरत रहे हैं? ये सबसे देश का दुर्भाग्यपूर्ण और सबसे खराब समय है जो यूजीसी वो लाए हैं। हमारी प्रतिभाओं का हनन और हत्या है। तो हमारे साथ जिस तरह से अधिवक्ता बंधु थे बातचीत करने के लिए, यूजीसी एक्ट प्रस्तावित संशोधन को लेकर लगातार पूरे देश में विरोध जारी है, चाहे छात्र हो या अभिभावक हो या फिर एम्प्लॉय हो। पूरे यूपी के कई जनपदों में विरोध देखने को मिला और यहाँ तक कि कुछ बीजेपी नेताओं ने भी इस्तीफा पार्टी से दे दिया। वहीं बता दें कि कानून कागजों पर बनते हैं लेकिन उनका असर जिंदगियों पर पड़ता है। अब जिस तरह से तस्वीरें साफ तौर से देखी जा सकती हैं कि यूजीसी एक्ट को लेकर किस तरह से विरोध कर रहे हैं लोग। अब देखना यह है कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। अतुल यादव, प्रतापगढ़ से, इंडिया वॉइस। फिलहाल जो है बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहना चाहें बने रहे सिर्फ इंडिया वॉइस पर। ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र में महिला की चाकू से गोदकर हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आरोप है कि पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या कर वारदात को अंजाम दिया था और मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाद में पुलिस ने हत्यारे पति को यहां पर गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया। मृतका की पहचान समीना के रूप में हुई है। उसका विवाह करीब 19 वर्ष पहले भावनपुर थाना क्षेत्र के गोकुलपुर निवासी वकील से हुआ था। दंपत्ति के 6 बच्चे हैं। वकील ट्रक चालक है और दोनों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। तो कानपुर के गुजैनी थाना क्षेत्र में फरार शातिर आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। ज्वेलरी चोरी के मामले में गिरफ्तार कल्लू उर्फ विशाल थाने से फरार हो गया था। पुलिस ने भवनपुर थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान आरोपी को घेर लिया। वहीं खुद को घिरता देख आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की।
आत्मरक्षा में की गई पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। उस पर लूट चोरी के 5 मुकदमे दर्ज हैं। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नवंबर 14, 2025 को एक ज्वेलर की शॉप में एक चोरी हुई थी और उस घटना में शामिल 4 अभियुक्त पूर्व में जेल भेजे जा चुके थे। इसका शेष अभियुक्त कल्लू उर्फ विशाल पुत्र राम प्रसाद जो कि फरार चल रहा था, जिसको थाना गुजैनी की टीम द्वारा 15 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन ये शातिर अभियुक्त टॉयलेट जाने के बहाने वहां पर जो संतरी ड्यूटी था उसको धक्का दे करके वहां से फरार हो गया था। हमारी टीमों ने उसको हॉट चेज किया था, लेकिन ये गिरफ्तार नहीं हो पाया था और पीछे जंगल का फायदा उठा करके वहां से गायब हो गया था। इस घटना के पश्चात एसीपी नौबस्ता के सुपरविजन में और इंस्पेक्टर गुजैनी के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया गया था। हमारी टीमें लगातार इस अभियुक्त की तलाश कर रही थी। तो अमेठी में पुलिस से काफी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस नेता और पूर्व एमएलसी दीपक सिंह अपने पैतृक निवास सेवई हेमगढ़ के गौरीगंज के लिए रवाना हो गए हैं। उनके साथ 2 दर्जन से अधिक समर्थक कई गाड़ियों में मौजूद रहे। दीपक सिंह और उनके समर्थकों ने धर्मो रक्षित लिखी टी-शर्ट पहनी है। वहीं आपको बता दें, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। बताया जा रहा है कि दीपक सिंह अपने घर से प्रयागराज के लिए निकल रहे थे। इस दौरान पूरे इलाके में हलचल बनी रही और पुलिस सतर्क नजर आई। पुलिस जद्दोजहद के बाद यहां पर जो है रवाना होते हुए दीपक सिंह नजर आए। मैंने पहले भी कहा है, हम दृढ़ संकल्प हैं प्रयाग जाने के लिए। इसलिए भी जाने के लिए दृढ़ संकल्प हैं कि हमारा संविधान कहता है, उसका अनुच्छेद 19 कहता है कि हम पूरे भारतवर्ष में कहीं आने के लिए, कहीं जाने के लिए, अपनी आज़ादी के लिए स्वतंत्र हैं। हमारे संविधान की कई सारी धाराएं ये भी कहती हैं कि हम अपने किसी भी धर्म की रक्षा, धर्म के कार्य के लिए जा सकते हैं। हमें पुलिस या सरकार नहीं रोक सकती। अगर रोकने की कोशिश करेगी तो हम अपने बात को तब कहेंगे। अभी पुलिस ज़रूर खड़ी है, तो मैं ये कहूँगा कि मुझे योगी सरकार की पुलिस नहीं रोक सकती। इस बात के लेकर मैं दृढ़ संकल्प हूँ। जहाँ तक मेरे जाने का सवाल है, मैंने पहले पत्र के माध्यम से अपनी बातों को बताया। फिर मेरी जो पूजनीय शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद जी से बात हुई, उसको भी मैंने सार्वजनिक कर दिया था। सवाल इस बात का है कि हर किसी की जिम्मेदारी बनती है। हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लोग हैं। जब प्रदेश में कहीं पर अत्याचार होता है, अन्याय होता है, तो हम जाते हैं। और कई सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं। जब हम लोग लखीमपुर खीरी के मामले में, जहां पर किसानों को रौंद कर मार दिया गया था, हम लोग प्रियंका गांधी जी के साथ 4 दिन तक एक गेस्ट हाउस में नज़रबंद तब भी रहे हैं। लेकिन तब भी हम बाद में छूटने के बाद वहां गए थे। तो लखनऊ में कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह प्रयागराज के लिए रवाना हुए हैं। आपको बता दें कि दीपक सिंह के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। धर्मो रक्षित की टी-शर्ट पहनकर लगाए हर हर महादेव के नारे भी उन्होंने लगाए हैं। शंकराचार्य महाराज की सुरक्षा को लेकर वो प्रयागराज जाने का दावा करते हुए नजर आए। यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन पर रोकने का भी आरोप जो है वो लगाया और रोकने की कोशिश भी की गई। हालांकि पुलिस की ओर से आरोपों पर अभी कोई आधिकारिक बयान फिलहाल सामने निकलकर नहीं आया। यूजीसी के नए कानून को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी स्वर्ण समाज के लोगों ने कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया है। स्वर्ण समाज के लोग अनिश्चितकालीन धरने और आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी के नए कानूनों को लेकर इसे काला कानून बताया है और सरकार से इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। तो वाराणसी में आपको बता दें, जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह कानून स्वर्ण समाज के हितों के खिलाफ है और इसे किसी भी हालत में लागू नहीं किया जाना चाहिए। हम सब सवर्ण समाज का एक ही डिमांड है कि इस काले कानून को जल्द से जल्द वापस करने का काम किया जाए। जिस भारतीय जनता पार्टी, जिस सरकार ने जो है वसुधैव कुटुंबकम की बात और हिंदू बटेंगे तो कटेंगे का नारा लेकर आई, आज वही सरकार अगर विभेद और मतभेद और जातिगत रूपों में बांटने का काम कर रही है तो यह निंदनीय है और यह सवर्ण समाज इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है और न इसको करेगा।
तो जालौन में यूजीसी के नए नियमों के विरोध में स्वर्ण समाज ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान आपको बता दें, यूजीसी के नियमों को काला कानून बताते हुए जमकर नारेबाजी भी की गई और कानून को वापस लेने की भी मांग उठाई गई है। करणी सेना भारत, अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा और आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सहित समस्त स्वर्ण समाज के लोग प्रदर्शन में शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों ने एकजुट होकर राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए यहां पर जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। यह मामला जालौन के जिला मुख्यालय उरई स्थित कलेक्ट्रेट परिसर का बताया जा रहा है। ये मेरा ज्ञापन सर, जो यूजीसी ने 13 जनवरी को एक हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनके ऊपर भेदभावपूर्ण तरीका से एक कानून बनाया है, जिसका उद्देश्य निश्चित तौर पे भारत की जो समरसता है उसको खत्म करने का जो प्रयास किया जा रहा है। साथ में भेदभावपूर्ण जो व्यवहार हमारे साथ हो रहा है उसके खिलाफ हम ये ज्ञापन देने माननीय डीएम साहब के लिए आए थे। मैं साहब यूजीसी कानून के खिलाफ ये ज्ञापन देने आया था। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि इस कानून की जरूरत क्या थी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर।